पिछले दिनों MIT के एक प्रोफेसर, आप जानते हैं नोम चॉम्स्की, उनकी एक वीडियो आई बिल्कुल फ्रेश, और उसमें वो बता रहे थे कि अमेरिका ने जब गालिबन किसी मुल्क को, ईरान, जब शाह ईरान मौजूद था, तो अमेरिका ने जब शाह ईरान को एटमी ताकत बनाना चाहा और इब्तदाई चीज़ें वहाँ भेजना शुरू की, प्रोफेसर वगैरह, तो हमारी यूनिवर्सिटी में नोम चॉम्स्की बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में MIT में फैकल्टी ने इसके अगेंस्ट एक कॉन्फ्रेंस रखी, और फैकल्टीज जो पूरी यूनिवर्सिटी की वहाँ जमा थी और सारे स्टूडेंट्स जमा थे, और सब लोगों ने तकरीबन बहुत सख्त तकरीरें करते हुए अमेरिका की हुकूमत को रिजेक्ट किया, बशमूल सरकारी मुलाजिमीन। तो मुझे बड़ी चौंका देने वाली हैरत हुई कि वो अपनी ही गवर्नमेंट, अमेरिका की गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे, प्रोफेसर्स जिनको हुकूमत तनख्वाह देती है। जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी वक्त इकट्ठे हो जाएं, कोई कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि हुकूमत ने ये जो पॉलिसी बनाई है, हम प्रोफेसर इसके खिलाफ हैं, आपकी नौकरियां चली जाएगी। तब मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी तो एक आज़ाद इदारा है। हम ये कहते हैं सिंगल के अदलिया आज़ाद है, ये तो गलत है। असल में तो यूनिवर्सिटी आज़ाद है जिसने अदलिया के लोग भी पैदा करने। तो वहाँ मुझे लगा कि MIT तभी अमेरिका सुपर पावर है कि MIT से के इतने संजीदा प्रोफेसर की ज़बानी जो मैंने बात सुनी है, तो दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होगा कि अगर हुकूमती पॉलिसी भी अगर उनको पसंद नहीं आ रही, तो वो इस बात से डरते नहीं होंगे कि हम मुलाजिम हैं, वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंसें करते होंगे। तो आज मैंने जो यहाँ देखा, उसकी वजह से मुझे बड़ा हौसला हुआ, बड़ी उम्मीद हुई, और मैं बड़ा खुश हूँ। और मैं इसको कोट करूँगा कि स्टेज पर फिलॉसफी की प्रोफेसर मौजूद थी और मैथ के टीचर ने क्वेश्चंस किए इस तरह से कि हीट पैदा हो गई। एक अलग बात है कि क्वेश्चन मेरे हिसाब से दोनों वैलिड नहीं थे। एक तो रियलिटी क्या है, ये ऐसा शूट आउट सा क्वेश्चन है कि इसको कहें कि एज अ क्वेश्चन एक बेसलेस क्वेश्चन है। रियलिटी क्या है तो किसी से नहीं पूछा जा सकता। ऐसा अगर कोई पूछे व्हाट इज रियलिटी टेल मी, तो बंदा 10 साल तकरीर करते रहे, नहीं बता सकता व्हाट इज रियलिटी। रियलिटी के लिए कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट, इक्वेशंस तो है नहीं कि हम लिख देंगे और कहेंगे लुक एट दिस इज रियलिटी, ऐसा तो है नहीं। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं था, इस पर हम बात करेंगे। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे मुराद चेयरमैन साहब मैथमेटिक्स, कि मेरा टॉपिक है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फील्ड इक्वेशन। क्या मैं पहले अपने टॉपिक पर बात करूं या अब तक जो यहाँ हुआ है उस पर बात करूं? थोड़ा समराइज कर दे तो हुआ है, फिर आगे चलें। पहली बात तो मैं ये, जी आप इससे पहले टॉपिक पे बात कर रहे हैं, टॉपिक पे पहले कर लूं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में वो भी कर लेंगे। चलें, तो मेरा टॉपिक है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। आखिर में मैंने एस पढ़ा है, यहाँ लिखी हुई एक इक्वेशन है। सबसे पहला जो नुक्ता है वो ये कि फील्ड इक्वेशंस क्यों पढ़ा जाता है। इससे सिर्फ मैं नहीं, सब पढ़ते हैं फील्ड इक्वेशंस, जबकि लिखी हुई एक होती है। उसकी रीजन ये है कि ये 16 इक्वेशंस का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है जो सामने रखी है। 10 इक्वेशंस हमारे काम आती हैं, 4 अपने रिपीटेड इंडिसेस की वजह से हम यूज नहीं करते। तो 10 इक्वेशंस कह लें कि इसमें लिखी हुई। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं और वो बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे कि ये जो चीज़ है, ये म्यू ड्यू, ये मैट्रिक टेंसर्स हैं। 2 टेंसर्स, आखिरी टेंसर जो है टाउ म्यू ड्यू, ये स्ट्रेस एनर्जी मोमेंटम टेंसर है। पहला टेंसर जो है आर म्यू ड्यू, ये रिची टेंसर है, जो मैथमेटिक्स के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रीमान के टेंसर की एक बुलंद शक्ल है, बेहतरीन हायर डायमेंशन शक्ल है। दरमियान में 2 मैट्रिक टेंसर है जी म्यू डी। तो हम डीप मैथमेटिक्स में तो नहीं जाएंगे। इन मैट्रिक टेंसर्स, इन टेंसर्स की वजह से इक्वेशन 16 है, क्योंकि ये 4 डायमेंशनल हैं ये टेंसर्स। तो म्यू न्यू स्पेस की 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जी, और टाइम का एक कोऑर्डिनेट टी, 4 कोऑर्डिनेट से मिलकर ये वजूद में आते हैं। तो इसलिए ये 4 इक्वेशंस
4 इक्वेशंस और 4 इक्वेशंस 16 इक्वेशंस का मजमूआ है ये सिंगल इक्वेशन। ये जस्ट इस इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था। तो पहले मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट तारुफ करवा दूं कि ये जो इक्वेशंस हैं या इक्वेशन अब मैं बाकी वक्त में कहूंगा, आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन, ये किस चीज के बारे में? हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि ये जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन है। अब जनरल रिलेटिविटी क्या है? आइंस्टाइन ने 1905 में स्पेशल रिलेटिविटी पेश की और 1915-16 में पेश कर दी, लेकिन 15 में कंप्लीट की दूसरी जनरल रिलेटिविटी। आमतौर पर यह समझा जाता है कि जनरल रिलेटिविटी इज द जनरलाइजेशन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, बट देयर इज अ वेरी ग्रेट डिफरेंस। स्पेशल रिलेटिविटी की कुलियतन जनरलाइजेशन नहीं है, दिस इज ग्रेविटी एंड दैट इज टाइम एंड स्पेस ओनली, बट इस पे हम बात करेंगे। फिलहाल मैं ये बताने लगा हूं कि जनरल रिलेटिविटी क्या है। न्यूटन ने कहा था कि जो अजराम फल्की हैं, प्लैनेट्स हैं, या जो भी चीज है जो मास रखती है, m रखती है, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए आपने न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का फार्मूला है वो भी ऐसे ही याद किया हुआ है, F इक्वल्स बिग G, बिग M, स्मॉल m और बटे में r²। तो जो बिग M और स्मॉल m हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई बेसिकली कशिश की वजह से हो रहे हैं। उस डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए जो बटे के नीचे होता है, वो इक्वेशन मैंने यहाँ नहीं लिखी, अब सबको आती है। तो ये जो अट्रैक्शन थी प्लैनेट्स की या मासेस की आपस में एक दूसरे की तरफ, ये कहलाती थी ग्रेविटी न्यूटोनियन। आइंस्टाइन ने, और ये बड़ी अच्छी थी, बड़ी बेहतरीन थी, इसी की वजह से हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई, मशीनें बनाई, इंडस्ट्रियलाइज किया पूरी दुनिया को। इवन कि चांद पे जो सियारे, उस वक्त आइंस्टाइन आ चुका था, लेकिन फिर भी चांद पे जो हमने भेजा रॉकेट, जो चांद पे उतरे, वो भी बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही थी। सो इसलिए जब चांद पर जाने वाले रॉकेट से क्वेश्चन करता है नासा से एक बंदा, वो रिकॉर्डेड मौजूद है, यूट्यूब पे है, कि हु इज ड्राइविंग दिस रॉकेट, तो कहता है आई थिंक आइजैक न्यूटन इज ड्राइविंग दिस रॉकेट। बेसिकली उन इक्वेशन की वजह से इतनी परफेक्ट है न्यूटोनियन ग्रेविटी। लेकिन आइंस्टाइन ने एक ऐसा ट्विस्ट दिया इस न्यूटोनियन ग्रेविटी को कि आज तक दुनिया सर पकड़ के बैठी है कि हो क्या गया है, बिकॉज उसने खुदा को कुम्हार से जुलाहा बना दिया। आज तक शायर कहता था कि कूजा गर खुदा है जो कूजे बनाता है और हम कूजे हैं, और उसने हमें एक चाक पे घड़ा था और हम वजूद में आ गए थे। आइंस्टाइन ने कहा खुदा एक जुलाहा है जिसने धागे बुने हैं, और स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, और स्पेस टाइम के धागे मकान और जमाने से मिलकर वजूद में आए हैं। उनको पेश करने के लिए जो एनालॉजी पेश की जाती है, दी जाती है साइंस के स्टूडेंट्स को, वो अगरचे मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं आपको दूंगा वही, क्योंकि वो बड़ी सिंपल और स्ट्रेट है। कि एक कपड़ा पकड़े, अगर यहाँ कोई स्टूडेंट वॉलंटियर होता और कपड़ा होता तो मैं करके दिखाता आपको, कि एक कपड़ा पकड़े कस के, दो बंदे, एक बंदा उधर से दोनों हाथों से ऐसे कस के खड़ा हो जाए और दूसरा बंदा उसको कस के खड़ा हो जाए, रुमाल सा ऐसे स्ट्रेट हो जाए, तो जो भी आप उस पर मास रखेंगे वो ढलक जाएगा, कपड़ा नीचे की तरफ झुक जाएगा, लुढ़क जाएगा, वेल बन जाएगा उस। तो आइंस्टाइनियन ग्रेविटी ये है कि ये कायनात स्पेस टाइम की एक फैब्रिक से वजूद में आई है, और जितना मास है वो जब उसमें हम रखते हैं तो उसमें डिंपल से लेकर वेल तक, यानी डिंपल सुराख जो गाल में पड़ता है, वो छोटे पत्थर से जो सुराख पड़ेगा स्पेस टाइम फैब्रिक में, जो ढलक सी पैदा होगी, उसको कहते हैं ग्रेविटी डिंपल। और जो सूरज से बन रहा होगा, ब्लैक होल वाला तो और चीज है, जो सूरज से बन रहा होगा उसको हम कहेंगे ग्रेविटी वेल। तो मौत का कुआं तो आपने देखा होगा कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल वाला जब दीवारों पे चढ़ा लेता है मोटरसाइकिल को, तो वो दीवार के ऊपर होने की वजह से, दीवार पे स्पीड में होने की वजह से ऊपर ही रहता है, दीवार पे गिरता नहीं है, ग्रेविटी से गिर जाना चाहिए। ये भी एक एनालॉजी है, अगर ये भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। एग्जैक्टली के लफ्ज़ जब पूरी तरह दुरुस्त नहीं है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। कुछ इसी तरह की मिसाल है उस ग्रेविटी वेल की, कि अगर दरमियान में आप उस कपड़े के सूरज को रख दें तो ग्रेविटी ऐसी ढलान सी कुआं सा बन जाएगी। अब जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो उस मौत के कुएं के मोटरसाइकिल की तरह से उस दीवार के ऊपर चढ़े हुए होंगे,
और वो उस पर ऐसे घूमते रहेंगे। पूरी तरह एनालॉजी मैंने कहा दुरुस्त नहीं है, वो जियोडेसिक पे चलते हैं, प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से नहीं चल रहे वहां। बट जस्ट एक सीन, मंजर दिमाग में लाने के लिए कि वो उसकी जो दीवारें हैं ऐसी बन गई, उसकी ढलान तो वो उस पे चल रहे हैं प्लैनेट्स। ये एक कंसेप्ट, प्रूवन कंसेप्ट है जनरल रिलेटिविटी का कि स्पेस टाइम ऐसी है। अब स्पेस टाइम की फैब्रिक अजीब बात है, यानी यहाँ कमरे में भी फैब्रिक है, यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ और वहां जहाँ एंड पे दरवाजा है, इसके दरमियान एक जाल है जो स्पेस टाइम से बना हुआ है और हमें नजर नहीं आ रहा। और वो स्पेस टाइम की फैब्रिक है जिसमें 3 एक्सेस, x0, x1, x2, x3 या x, y, z वो स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं और x0 या t वो टाइम का कोऑर्डिनेट है। टाइम और स्पेस मिलके फैब्रिक बना रहे हैं। ये बात आम बंदे को समझ नहीं आती। इसी को मैं फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट कहता हूं, आगे चल के आपको मैं पेश करूंगा। ये क्या होगा कि जो बेंड आ रहा है उस लचकदार चीज में, जो कपड़ा है या जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, उसमें जो बेंड आ रहा है वो अब अगर लचकदार है तो सवाल पैदा हो जाएगा कि उस लचक को कभी और ज्यादा स्ट्रेच या कभी बहुत ज्यादा लूज भी किया जा सकता होगा। यानी यूं भी हो सकता है कि एक तरफ से बहुत सी वेव उठ रही हो, पानी की टाइड जैसी, और वो स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर उठ रही हो। जैसे समझियो जो स्पेस टाइम फैब्रिक की वजह से है, क्योंकि जाल सा आपने सोचना है ना, तो जाल सा ऐसे ऐसे कर रहा हो और फिर एक वेव इधर से आए और एक वेव इधर से आए और वो दोनों नजदीक आ जाएं, या ऊपर से ऐसी होके आए और उनका इसकी वेव का ऊपर का सिरा और इसकी वेव का ऊपर का सिरा इतने नजदीक आ जाएं कि इस पर मौजूद ऑब्जेक्ट अगर छलांग लगा के दूसरी वेव के ऊपर आए तो उसका टाइम चेंज होगा स्पेस के साथ साथ, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक है। और हो सकता है वो एक जमाने से दूसरे जमाने में जंप कर जाए। ये अमेजिंग बातें आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी से लेकर जनरल रिलेटिविटी तक ढेरों आई, बड़ी फिल्में भी इस पर बनी। ये तारुफ था कि ये एक, और ये तारुफ में ये बताता चलूं कि ये रिची टेंसर कर्वेचर का बताता है हमें, कितना कर्वेचर है, कहाँ है, कैसा है, ये सारा रिची टेंसर इनकोड करता है। तो ये तारुफ था। नेक्स्ट स्लाइड में मैं मैथमेटिक्स के टीचर्स के साथ एक बात जस्ट डिस्कस करना चाहता हूं। एंड पे वो बात करेंगे, अभी डिस्कस मेरी तरफ से हो रही है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री तो आइंस्टाइन से बहुत पहले गाउस और रीमान और उस जमाने में ऑलमोस्ट लोकलाइज हो गई थी कि ये लोकल ज्योमेट्री है। यूक्लिडियन, आप कहते हैं लाइन सीधी होती है, लाइन तो सीधी नहीं होती, क्योंकि जहां पे भी आप लाइन ड्रा करेंगे वो जगह स्पेस टाइम से बनी हुई है, और स्पेस टाइम तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बेंड तो होगी। सो लोकली इज ट्रू है यूक्लिडियन ज्योमेट्री कि जब हम एक फर्श पे खड़े हैं और प्लेन फर्श है और प्लेन चल रहे हैं तो हमें पता है कि जगह प्लेन है, लाइन लगाएंगे तो सीधी होगी और दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन ये बात कर्वी ज्योमेट्री पे ट्रू नहीं है। कर्वी ज्योमेट्री पे आप देखें कि अगर आपके पास वो कितना पुराना उसूल है पाइथागोरस का, बल्कि पाइथागोरस का कैसे, वो तो आर्यभट्ट के जमाने से, इंडिया का है जिसने कोसाइन और साइन के फंक्शंस दिए हमें, उस जमाने से है कि जो इक्वेशन ट्राइंगल होती है इसके एंगल्स 180 प्लस होते हैं, जब उनको ऐड करें तो 180 बनते हैं। लेकिन कभी आप कर्व पर, जैसे जमीन पर इक्वेटर से चलें और पोल तक जाएं तो आप पैरेलल जाते हुए एक तो दो पैरेलल लाइनें जा रही होती हैं और आगे जाके आप पोल पे मिल जाएंगे। एक्सियम यूक्लिड का तो यहाँ पे झूठा नॉट ट्रू साबित हो गया। फिर जो ट्राइंगल वजूद में आएगी उसके दो एंगल्स 90 के होंगे, विच इज इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इम्पॉसिबल टोटली। सो ये ज्योमेट्री पहले से मौजूद थी, आइंस्टाइन ने क्रिएट नहीं की या डिस्कवर नहीं की, जनरल रिलेटिविटी के लिए यूज की रीमान की, गाउस की, उस दौर के लोगों की ज्योमेट्री, जो असल में एक मामूली से छोटे से मसले की वजह से वजूद में आई थी। मैप नहीं बन पा रहे थे, जहाज तो चलते थे समंदर में लेकिन मैप नहीं बन पा रहे थे। मैप को कैसे आप ट्रांसलेट करें 3D की स्फीयर से 2D की प्लेन पर, कि ऐसा वो ट्रांसलेट हो जाए कि जहाज का कप्तान उसको देखे और समझ जाए कि ग्रीनलैंड जो है
वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा नहीं है साइज में। मैप जब ट्रांसलेट करते थे तो उस ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम्स पैदा होते थे, जिसकी वजह से ये बेस बनी कर्वी ज्योमेट्री का ख्याल आया सबसे पहले, और पांचों के पांचों यूक्लिड के एक्सियम चैलेंज हो गए। हम उसको चैलेंज नहीं कह सकते, हम उन्हें यूज करते हैं, हमारे काम की चीज है। हम मकान बगैर यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नहीं बना सकते, बट हम ये कहने पे मजबूर हैं कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री लोकली ट्रू है, ग्लोबली या यूनिवर्सली कर्वी ज्योमेट्री होती है। और ये बात आपने अपने जहन में बिठानी, दिस इज अ वेरी फिलोसॉफिकल थिंग। ये कॉस्मिक सक्सेस हासिल किया इस थ्योरी ने। एक तो एक थी कॉस्मिक थ्योरी, कायनात की थ्योरी है, दूसरी इसकी सक्सेस को मैंने बड़ा नाम असाइन करने के लिए कॉस्मिक का लफ्ज लिखा है यहाँ पे। और इसको ये जो मैंने 4-5 लिखे ये नहीं है, इससे ज्यादा 20 इसके प्रेडिक्शंस ट्रू हुई हैं इसके लिए, इसकी वजह से नए दुनिया में चीजें आई हैं जो सिर्फ जनरल रिलेटिविटी की वजह से आई हैं। जो फर्स्ट है वो ऑर्बिट ऑफ मरकरी है, ये 1915 में करेक्ट हो गया आइंस्टाइन की थ्योरी के आने के फौरन पहले साल ही। ये न्यूटन की थ्योरी से करेक्ट नहीं हो रहा था। जो करीबी होते हैं ना मासिव ऑब्जेक्ट के, जो प्लैनेट्स करीबी होते हैं बहुत, जैसे मरकरी है, उनमें थोड़ा सा वाइब्रेशन की वजह से डेविएशन आता है उनके ऑर्बिट में। सो वो ठीक नहीं हो रहा था न्यूटन से। जबकि जब हमने फैब्रिक मान लिया कि ये तो एक कपड़ा है जिसके अंदर रखा हुआ लोहा, उसको नीचे ले गया, कपड़ा बंदों ने पकड़ा हुआ है, तो अब ये एक और शेप है। इसमें जब हम उस नीचे रखे हुए लोहे के आसपास एक क्या कहते हैं सराइकी में बंटा को, जो कांच की गोली होती है, उसको अगर हम ऐसे फेंकें तो वो उस कपड़े पे जो जगह ढलान सी हो गई है उस पर वैसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा ना। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट। लेकिन बहुत नजदीक वाला प्लैनेट थोड़ा सा हाईली ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट के पास होने की वजह से डेविएट हो जाता है। तो ये पूरा हुआ। ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 1919 में आर्थर एडिंगटन ने, जो बेसिकली बर्तानिया का है और आइंस्टाइन जर्मन का है, और जंग जारी है। 1919 डेट देखें, सब लोग जानते हैं पहली जंग अजीम खत्म हुई 1919 में, जंग जारी है जर्मन और बर्तानिया के दरमियान। साइंसदान जर्मन और बर्तानिया के हैं। यहाँ पे बड़ा मजेदार वाकया भी पेश आया है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेज में जब आर्थर एडिंगटन ने कहा कि मैं ये तजर्बा करना चाहता हूँ, मैं फल्सिफाई करना चाहता हूँ इसको, जनरल रिलेटिविटी को, तो ये होगा फल्सिफाई इस तरह से कि कोई सूरज ग्रहण हो तो उसमें मैं ये तजर्बा कर सकता हूँ। उसने खुद वैसे आइंस्टाइन ने पेश किया था कि कैसे आप कर सकते हैं। आर्थर एडिंगटन को रॉयल सोसाइटी ने कहा कि तू जर्मन साइंसदान को ट्रू साबित करना चाहता है, ये हमारी बेइज्जती की बात है। जंग के दिन थे ना, पॉलिटिक्स अभी पाकिस्तान की याद करें तो आपको बात समझ में आ सकती है। फिर भी आर्थर एडिंगटन ने जीत ली बहस, ये कहकर कि मैं तो उसको फल्सिफाई करने जा रहा हूँ, अगर वो झूठा साबित हो गया तो सोचे जर्मन की बेइज्जती कितनी होगी। वो मान गए, ये तो लेवल था। उसके बाद ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट 1959 में ये उसने प्रूव कर दिया, और इसी की वजह से अगले 2 साल में इसकी वजह से मिला, लेकिन इस पर नहीं मिला आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज। ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट, ये थोड़ा सा इसका अगली स्लाइड में, इससे अगली स्लाइड में आएगा जिक्र, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहां से आप देख लीजिएगा, ऊपर वाला तो वहां अगली में नहीं है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी अगली स्लाइड में, 2 स्लाइडों में है, तो ये भी प्रूव हुआ। उसके बाद ग्रेविटेशनल लेंसिंग, फ्रेम ड्रैगिंग एंड जियोड, इसमें तो सऊदी अरब ने पैसे दिए थे, तजर्बा फेल हो रहा था तो, और ये फिर बिलाखिर 2005 में। इतना सोचें आप, मैं तो बड़ा सोचता था इससे पहले, फ्रेम ड्रैगिंग से पहले, कि चले कॉस्मिक थ्योरी है तो छोटे लेवल पे एक छोटी सी गेंद के लिए हम कैसे कर्व स्पेस को, जैसे अभी सर कह रहे थे क्वांटम के लिए, ये अभी प्रूव नहीं हो रही थ्योरी, क्वांटम में एक जो लोकलाइज्ड पॉइंट है इन द फील्ड उसमें ट्रू नहीं साबित हो रही। बात तो सच है, नहीं हो रही साबित, बट स्टिल एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है ये, छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये। फ्रेम ड्रैगिंग के वक्त जो यूज होता है जायरोस्कोप, इतना सा होता है, मेरे हाथ में आ जाएगा, वो हमने भेजे जमीन के ऑर्बिट में, और हमने जो कर्व है स्पेस की उसको टेस्ट किया, और मोर देन 50% रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे हक में थे कि वाकई कर्व है। और फिर ग्रेविटेशनल वेव 2015 नहीं, 2015 गलत लिखा है, 2016, 11 फरवरी 2016 को, और पाकिस्तान में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में स्पीच मैंने की थी। ग्रेविटेशनल वेव जिस वक्त डिस्कवर हुई थी लाइगो में, और ये बड़ी सक्सेस मैंने आपके सामने इस थ्योरी की लिखी है, जनरल रिलेटिविटी की। इसकी बहुत ज्यादा नंबर्स में और भी सक्सेस है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन मैं जल्दी में बयान करूंगा।
क्योंकि मैं ये तारुफ में खड़ा हूं तो वक्त बहुत जा रहा है तेजी से। ये थ्योरी है, ये कहती है प्रेडिक्शन जनरल रिलेटिविटी की, टाइम डायलेट होता है अगर मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब हो आप, ज्यादा डायलेट होता है जब मैसिव ऑब्जेक्ट के आप करीब हो, और अगर दूर हो तो टाइम तेज हो जाता है। पहले तो ज़हन में ये रखें कि टाइम का डायलेट होना, जो डायलेट का लफ्ज है इसका मीनिंग है फैलना, और जो कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज है इसका मीनिंग है सिकुड़ना। तो उर्दू में हम कहेंगे कि स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होती है और टाइम डायलेट होता है, तो मतलब ये होगा कि स्पेस सिकुड़ते सिकुड़ते जीरो हो जाती है, लेकिन टाइम फैलते फैलते इन्फिनिट हो जाता है। तो जीरो और इन्फिनिट के दरमियान जो लिंक है वो यहाँ आपने जहन में रखना है कि अब एक सेकंड एक बंदे का जो हायर स्पीड में या हाईली ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट में है एक बंदा, तो उसका एक सेकंड इतना डायलेट हो सकता है कि हो सकता है पूरी कायनात बन के टूट जाए और उसका सेकंड ना गुजरे। सो ये है डायलेशन। अब जो ऑब्जेक्ट जमीन के नजदीक है उसका टाइम डायलेट हो रहा है, और जो ऑब्जेक्ट जमीन से दूर है उसका टाइम मतलब डायलेट नहीं हो रहा, तेज है उसका टाइम, जल्दी गुजर रहा है, और इसका टाइम स्लो गुजर रहा है। ये एक पहली प्रिडिक्शन थी। इसके लिए एक एनालॉजी है, उस एनालॉजी से मैं समझा देता हूं, लेकिन वो एनालॉजी सिर्फ लोकली ट्रू है, बाकी हम उस पर किसी और वक्त में डिस्कस करेंगे कि उसका जो नॉन ट्रू हिस्सा है वो कैसे कहां छेड़ा जाए। लोकली ट्रू है, इसको कहते हैं एनालॉजी ऑफ अ रिवर। कि आप एक दरिया इमेजिन करें, दरिया कैसे होता है, उसके सेंटर वाला जो धारा है वहां पे वेलोसिटी का वेक्टर सबसे बड़ा होता है, और जो उसके किनारे हैं वहां वेलोसिटी का वेक्टर बिल्कुल जीरो के करीब छोटा हो जाता है, क्योंकि वहां पे जमीन, मिट्टी, सब चीजें पानी को रोक रही है रगड़ की कुव्वत की वजह से, उसकी स्पीड कम कर रही है। तो उसकी वजह से एक इफेक्ट है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत पढ़ते हैं, कर्ल। वो कर्ल का इफेक्ट यहाँ पे पैदा होता है कि यहाँ पे अगर एक बोट आए तो वो बोट अगर इस सेंटर से ऊपर है तो इस तरफ को मुड़ जाएगी, और अगर इस सेंटर से नीचे है तो इस तरफ को मुड़ जाएगी, क्योंकि बोट के इस हिस्से पर लंबा वेलोसिटी का वेक्टर प्रेशर डाल के, फोर्स डाल के इसको आगे धकेल रहा है, और साथ ही बोट का जो बाकी ग्रेडियंट्स हैं यहां तक उसमें छोटे वेलोसिटी के वेक्टर लगे हुए हैं, तो इसको ऑटोमेटिकली मुड़ जाना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो इसी तरह से बोट जो है वो मुड़ के दीवार किनारे में जाके लग जाती है, अगर सेंटर से दाएं हो या बाएं हो तो बाएं किनारे में या दाएं में। ये एनालॉजी है ग्रेविटेटिंग, ये एनालॉजी है ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट के किनारों पे। ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट को समझे, यानी ये ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट है अर्थ, इसको समझे कि ये दरिया का किनारा है ये वाला, और ये टाइम का दरिया है जिसे हम कहते हैं वक्त का दरिया, दरियाए जमाना, ये वक्त का दरिया है। इस दरिया की पोजीशन ये है कि यहाँ दूर, किनारे से दूर वेलोसिटी का वेक्टर लंबा है, और यहाँ किनारे के नजदीक वेलोसिटी का वेक्टर छोटा है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से आएगा तो वो ऐसे टर्न हो जाएगा इस तरफ, और हमेशा गिरती हुई चीजों को जो कोऑर्डिनेट बायस बनता है गिराने का, 4 ऑफ द कोऑर्डिनेट्स में वो टाइम का होता है। तो अगर यूं भी कहा जाए तो ये बात गलत तो नहीं होगी, लेकिन ये पूरी तरह दुरुस्त भी नहीं होगी कि ग्रेविटी इज टाइम, बट पूरी तरह दुरुस्त ना होने की वजह से इसको हम यहीं छोड़ते हैं। प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल ने बहुत अरसा बहस जारी रखी साइंसदानों में, और आखिर ये तय पाया कि ये लोकली ट्रू मान लिया जाए तो ये 100% ट्रू है, और अगर ग्लोबली कहा जाए तो फिर बहस होगी। सो लोकली हम बात करते हैं सिर्फ इस पे कि लोकली जो है ये प्रिंसिपल ट्रू है और 100% ट्रू है। क्या प्रिंसिपल है ये? हालांकि ये पहले से मौजूद था। देखें, गैलीलियो को पता था कि ग्रेविटेशनल जी जो है वो असल में आर्म ए के इक्वल होती है। आर्म ए तो आप समझते हैं, आर्म एक्सेलरेशन, कार में जब हम कार चलाते हैं तो एक्सेलरेशन जब इक्वेशन में लाते हैं तो ए लिखते हैं, और जो चीज गिराते हैं फेंकते हैं तो हम उसको जी लिखते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो ये जी और ए आपस में इक्वल है, इसी को मैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल भी कह रहा हूं। ये बात मालूम थी गैलीलियो को, लेकिन हैरत है कि गैलीलियो के बाद न्यूटन, और न्यूटन के बाद इतने 100 साल, और किसी ने आइंस्टाइन की तरह इसको ऐसे नहीं बयान किया कि अगर आप एक सिमिलर बॉक्स के अंदर हो और बॉक्स चारों तरफ से बंद हो और आप जमीन पर हो, तो
आप 9.8 मीटर पर सेकंड से जमीन पर गिरेंगे, खड़े हो सकेंगे, जमीन पे चल सकेंगे, बॉल फेंकेंगे तो बाउंस कर सकेंगे। और अगर ये बॉक्स एक्सेलरेट हो रहा हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड से आसमानों में, स्पेस में, तो भी इसका एग्जैक्टली वही रिजल्ट। आप जानते हैं ना, गाड़ी को जब हम तेज चलते हैं तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं, और जब ब्रेक लगाती है तो आगे की तरफ झुकते हैं। वो सेम इफेक्ट कि जब ये ऊपर जाएगा तो पहले ऑब्जेक्ट जो स्पेस में यहाँ उड़ रहा था सेंटर में, फिर वो नीचे टकरा जाएगा पैरों में जाके, तो बॉल भी बाउंस होगी। एग्जैक्टली दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे। इससे आइंस्टाइन ने एक नतीजा अखज किया कि ये तो फिर लाइट के लिए भी ट्रू होना चाहिए कि लाइट अगर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट में एक फोटॉन हम यहाँ छोड़ते हैं, वैसे इस वक्त मेरा जो रेड पॉइंट है ये भी लाल रोशनी है, इसी को पॉइंट आप फोटॉन मान लें कि एक फोटॉन अगर हम यूं छोड़ते हैं और ये ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर से एक्सेलरेट होता है, तो यहाँ रुका हुआ पॉइंट क्या होगा, थोड़े वक्त के बाद नीचे लग जाएगा जमीन से। इसका मतलब गिरता हुआ महसूस होगा रोशनी का फोटॉन। यानी अगर आप अंदर खड़े हैं तो आप देखेंगे कि रोशनी की शुआ जो सीधी होनी चाहिए थी वो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट में कर्व बनाएगी और जमीन की तरफ को जाएगी। ये आइंस्टाइन ने कहा कि जमीन पे भी ट्रू होना चाहिए, और आइंस्टाइन ने कहा कि जमीन पे भी रोशनी गिरती है। अब आप सोचें ना जरा कि जब आप न्यूटन की इक्वेशन को दिमाग में लाते हैं, F इक्वल्स बिग जी जो कि जस्ट कांस्टेंट है, बिग एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर्ड। सोचें आप कि जो बिग 2 एम है उनमें से एक एम तो आप ले सकते हैं ना, किसी प्लैनेट को, अर्थ को ले लेते हैं। अगर दूसरा एम आप लेना चाहें फोटॉन को, तो फोटॉन तो मासलेस है, हमने फिजिक्स में और हर जगह में पढ़ा है। तो न्यूटन की इक्वेशन यहाँ फेल हो जाती है कि वहां फोटॉन को डालने से दोनों के दरमियान रिलेशन पैदा नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। ये जमीन है, जमीन पे रॉकेट रखा हुआ है, रोशनी की शुआ उसके ऊपर बेंड हो रही है। आइंस्टाइन ने क्लेम किया अपनी जनरल रिलेटिविटी में, और आर्थर एडिंगटन ने 1919 में यही प्रूव किया कि सूरज के पीछे से जो तारे हैं, आगे उनके सूरज दिन में अगर आया हुआ हो तो हमें वो नजर नहीं आते, क्योंकि रोशनी दिन में ऐसी होती है कि तारे नजर नहीं आते। किसी किसी को ऐसे दिन में तारे नजर आते हैं। तो वो जो प्लैनेट है, वो जो रास्ते में सूरज है, अब वो सूरज हटाया कैसे जाए। हम पिछले तारों की आती हुई रोशनी जमीन तक को देखना चाहते हैं कि क्या वो सूरज से बेंड हो रही है कि नहीं। हटाया एक ही तरीका जा सकता है कि वहां पे कुछ चीज रख दी जाए, सूरज को छुपा लिया जाए, यानी कि सोलर इक्लिप्स मुकम्मल हो जिस दिन हम पिछले सितारों से आने वाली शुआ की पैमाइश कर सकते हैं। ये था आर्थर एडिंगटन का तजर्बा, और कामयाबी के साथ ये प्रूव हुआ कि बेंड हो रही है लाइट, ग्रेविटेटिंग ऑब्जेक्ट के आसपास वाकई रोशनी उसमें गिरती है। अब आते हैं जनाब, ऑब्जेक्ट्स डोंट फॉल। हम समझते हैं चीजें गिरती हैं, आइंस्टाइन कहता है चीजें गिरती नहीं है, चीजें जियोडेसिक को फॉलो करती हैं। जियोडेसिक एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कर्व है। चीजें जियोडेसिक को फॉलो करती हैं। ये जो गिर रहा है शहाब साकिब जमीन पर, ये इस जियोडेसिक को फॉलो कर रहा है। अगर जरा सा भी ये डिफ्लेक्ट होगा जियोडेसिक से, तो साथ वाले जियोडेसिक पे चढ़ जाएगा। यानी हमेशा ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट होता है? एक सेब जो है वो लटका हुआ है दरख्त के साथ, उस टाइम में, टाइम के कोऑर्डिनेट में वो अपनी पूरी वेलोसिटी खर्च कर रहा है। अभी वो जो तोड़ दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी स्पेस में कन्वर्ट होगी। जब वो गिरता है तो मेरा ऑब्जेक्ट गिर रहा है, लेकिन बेसिकली वो डिफ्लेक्ट होकर जियोडेसिक पर सवार हो गया है। पहले भी वो जियोडेसिक पर ही था जब टाइम पर था, अब साथ वाले जियोडेसिक पर है। यूं समझ ले कि साथ वाले पर है जब स्पेस में भी अपनी स्पीड को इंक्लूड कर रहा है। इसी तरह ये भी जियोडेसिक होता है जो प्लैनेट आसपास घूमता है किसी सन के। एनीवेज, अब जरा देखें कि बट हाउ डू वी नो दैट स्पेस टाइम इज कर्व्ड। ये बड़ा जबरदस्त फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैंने ज़हन में रखा हुआ था जब मैंने मैडम से कहा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा। मेरे ज़हन में ये सवाल है कि मैथमेटिक्स के लोग बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि रियल सरफेस होती है, ये मेज है, ये किताब है, एक बॉल होता है, रियल सरफेस होती है, बड़ी अच्छी बात है। हम आएंगे, पैमाइशें करेंगे, मैथ निकालेंगे, कर्व्ड है या फ्लैट है पता चल जाएगा। लेकिन स्पेस टाइम जो नजर नहीं आती, जो खला है, जहां पे हम कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं देखते, वहां पे जो कर्वें गुजर रही हैं, वहां पे जो
आइंस्टाइन की स्पेस टाइम कर्व है ना, तो आइंस्टाइन के बकौल वहां पे ये जो कर्वें गुजर रही हैं ये कर्व्ड है। हाउ कैन दैट कैन बी? कैसे आप कह सकते हैं? आपके पास क्या सबूत है कि इस कमरे में जहां मैं खड़ा हूं, जहां वो दरवाजा है, यहाँ बीच में एक स्पेस टाइम की कर्व है और वो कर्व्ड है? कोई तरीका नहीं है इसको साबित करने का। वेरी फिलोसॉफिकल, वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। हम इसको तो कह सकते हैं कि बॉल है जी, बॉल के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, हाँ हाँ कर्व्ड है, पता है। इसको कैसे कहें जो नजर ही नहीं आती कि ये कर्व्ड है? सो दैट इज द पॉइंट कि ये कैसे आइंस्टाइन को पता चला कि ये स्पेस कर्व्ड है। ये विमान ने तो नहीं कहा, ना रिची ने कहा, ना गाउस ने कहा, वो तो सारे गोल सरफेसेस पर लगे हुए थे कि सरफेसेस जो होती है कर्वी होती है। तो स्पेस टाइम पे कैसे आ गए? आइंस्टाइन का कमाल है ये। लोग कहते हैं आइंस्टाइन का कोई कमाल नहीं है, सारी चीजें इधर उधर से इकट्ठी की हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आइंस्टाइन को अजब इंसान है, पता नहीं वो किस दुनिया से आया और चला गया कि जितने कमाल उसने किए वो कर ही नहीं सकता। लॉरेंट्ज को पता चल गया था कि स्पेस टाइम जो है वो अगर मैं डायलेशन मान लूं टाइम की और कंट्रैक्शन मान लूं स्पेस की तो मेरा सारा मसला हल होता है। जो माइकल्स एंड मॉर्ली के एक्सपेरिमेंट में मसला पैदा हो गया था स्पीड ऑफ लाइट के कांस्टेंट होने का, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसमें जरूरत ही नहीं थी कि वो कहे कि टाइम डायलेट होता है, स्पेस कंट्रैक्ट होती है। आखिर उसने नहीं माना और आइंस्टाइन ने वही बात अपने तरीके से मनवा दी। खैर, तो मेरा पॉइंट ये है कि हाउ वी कैन रिलेट रियल स्पेस टाइम टू द कर्व्ड स्पेस टाइम, और वो भी जो नजर नहीं आता उसमें। वी टेक द आइडिया ऑफ पैरेलल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रियल सरफेसेस एंड अप्लाई इट टू दोज मैथमेटिकल i.e. theoretical surfaces and they amazingly become real। आज जो रियल की बात हो रही थी, मैं अगर उस वक्त सवाल का जवाब देता तो मैं इस मिसाल को उस वक्त भी उसमें लेके आता कि एक सब्जेक्टिव आइडिया है और वो रियल आइडिया हो ही नहीं सकता। अफलातून से आज तक हमें पता है कि एक सब्जेक्टिव आइडिया ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता अपनी किसी भी तरीके से। वो ऑब्जेक्टिव है तो बाद में उसका सब्जेक्टिव इंपैक्ट इमेज हमारे पास आता है, लेकिन एक प्योर सब्जेक्टिव आइडिया जो कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं था वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, जैसे टाइम है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आइडिया, ये ऑब्जेक्टिव आइडिया है और ये सब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ है और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। दे अमेजिंगली बिकम रियल। पैरेलल ट्रांसपोर्ट क्या है? पैरेलल ट्रांसपोर्ट हम लेते हैं स्पेस, रियल स्पेस से और अप्लाई करते हैं थ्योरेटिकल स्पेस पे, तो ठीक साबित हो जाती है और पता चलता है कि इस कमरे में कर्व है जो नजर नहीं आ रही। हैरत है, वो पैरेलल ट्रांसपोर्ट है कि हम एक प्लेन सरफेस पर अगर चल रहे हो, जिस तरफ हमारा मुंह हो, जिस तरफ जितने हमारे पैर सीधे हो, अगर हम उन्हीं पैरों पर पैर दोबारा रखें आगे ऐसे, उन्हीं पैरों पर जरा सा टेंजेंशियल वेलोसिटी हम में ना आए, दाएं बाएं ना मुड़े, सीधा अपने पैर पर पैर रखें, तो सिंपल जबान में ये है पैरेलल ट्रांसपोर्ट होना। अब जब फ्लैट सरफेस होती है, हमें पता कैसे चलता है कि कोई सरफेस फ्लैट है या कोई सरफेस कर्व्ड है? देखिए, हम जमीन पे हजारों साल से रह रहे थे और मानते थे जमीन फ्लैट है। हमें कैसे पता चला कि जमीन कर्व्ड है? हमें बैरूनी अजराम फल्की से पता चला। सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था, फिर हम बाहर गए और अब तो देख लिया बाहर से कि जमीन गोल है। लेकिन अगर ऐसा ना होता, फिजिक्स ने हमारी मदद ना की होती, तो क्या तरीका था कि हम जान सकते कि जमीन जिस पे हम चलते हैं ये फ्लैट नहीं है, ये एक फुटबॉल है? कोई तरीका था? रीमान ने हम पे एहसान किया है। मैं रीमान को बहुत बड़ा मैथमेटिशियन समझता हूँ और उसकी बड़ी कदर है मेरे दिल में। रीमान ने पैरेलल ट्रांसपोर्ट ईजाद की है और रीमान ने कहा अब इंट्रिंसिक ज्योमेट्री में किसी में बसे हुए हैं, अगर एक होती है इंट्रिंसिक ज्योमेट्री, एक होती है एक्सट्रिंसिक ज्योमेट्री। अगर आप किसी सरफेस के ऊपर चल रहे हो, जैसे चींटी चलती है, और आप उस सरफेस के ऊपर चल रहे हैं और उस सरफेस के बारे में जानना चाहें तो आप इंट्रिंसिक ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप बॉल को वहां रख दें, फुटबॉल को, और खुद यहां खड़े हो जाएं, तो बॉल के बारे में जो आप राय देंगे वो आप एक एक्सट्रिंसिक ज्योमेट्री को के बारे में आप राय देंगे, बाहर से राय दे रहे हैं। सिंपल है बहुत। अब जो एक्सट्रिंसिक ज्योमेट्री होती है उसमें तीनों एक्सिस यूज हो रहे होते हैं कि बॉल में हम ऐसे बॉल सामने रखते हैं तो बॉल में एक रेडियस भी हम ले लेते हैं जो तीसरे एक्सिस का नुमाइंदा है। जबकि इंट्रिंसिक ज्योमेट्री में हम सिर्फ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और वही एक्स वाई या वही थीटा फाई लेते हैं और बीच में घुसा हुआ रेडियस नहीं निकालते।
ऊपर चलते रहते हैं। अगर आपको एक बॉल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फासला मालूम करना हो तो आप कभी बॉल को फाड़ते नहीं है कि आप उसमें सलाख डालें, पॉइंट ए से पॉइंट बी से निकाल दें और कहें ये फासला जी, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। नहीं, आप बॉल के ऊपर चलते हैं, जैसे चींटी चलते हैं। तो अगर आप जमीन पर हैं और पांव पर पांव रखते हुए सीधे आगे जा रहे हैं तो आप अपने आप को पैरेलल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम खुद को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करें, आप एक वेक्टर सोचिए खुद की बजाय, अगर हम एक वेक्टर को पैरेलल ट्रांसपोर्ट करें तो वेक्टर के ऊपर वेक्टर आगे जाएगा। अगर हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री मानते हैं सच तो हम कहेंगे दो लाइनें कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और इक्वेटर पर, ये इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर पर दो, एक यहां और एक यहां तीर का निशान यानी वेक्टर होगा और पैरेलल ट्रांसपोर्ट करके यहां जाएंगे तो मिल जाएंगे, मिलने नहीं चाहिए थे। ये जो डेविएशन है, ये जो उसमें एंगल का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस टेल्स यू आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन अ सरफेस व्हिच इज कर्व्ड नॉट फ्लैट। एक चींटी को भी पता चल सकता है जस्ट विमान का कुलिया यूज करते हुए, एक चींटी को भी पता चल सकता है कि वो कर्व्ड स्पेस पे है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि टाइम हमें बिल्कुल सीधी लाइन की तरह महसूस होता है सदियों से। हम कहते हैं पहला सेकंड है, अगला है, उससे अगला है, एक दिन है, उससे अगला दिन है। हम कहते हैं फ्रॉम द पास्ट टू द फ्यूचर वी आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर आप किसी बाहर वाले से, अल्ट्रा डायमेंशन जो हमसे अबव डायमेंशन में रहता है, उससे पूछे तो वो कहेगा नो, यू आर वॉकिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो हमें फिफ्थ डायमेंशन से जाके पता चलेगा कि टाइम तो एक कर्व्ड लाइन है। जैसे चींटी एक शाख पे चलती रहती है और शाख बड़ी कर्वी किस्म की होती है दरख्त की, ऐसी ऐसी, लेकिन चींटी अपने, ये फिलॉसफी के लोग जानते हैं कि अपने मेंटल लेवल में वन डायमेंशनल एनिमल है, यानी उसके मेंटल लेवल में चींटी के बारे में साइंटिफिक थ्योरीज है मौजूद कि वो ये समझती है एक स्ट्रेट लाइन है, मैं उस पर चलती रहती हूँ। अब बाहर वाले को पता है ना कि वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जिस टाइम की डायमेंशन पर हम आ रहे हैं पिछले सदियों से, हम उसको स्ट्रेट लाइन समझते हैं। अब किसी अबव डायमेंशन पे देखें तो वो कर्व्ड है। एनीवेज, ये देखें कि ये पैरेलल ट्रांसपोर्ट की एनिमेशन है और जब वापस आता है वही वेक्टर जो पैरेलल था उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था फ्लैट सरफेस पे, जैसा वो यहाँ कर रहा है कि उसने 90 डिग्री का एंगल दे दिया है। और इस एरिया के साथ इसका प्रोपोर्शनैलिटी है, इस एरिया के साथ अगर मैं एरिया डबल कर दूं, उस तरफ डबल कर दूं तो ये नीचे 180 पे आ जाएगा। और रिमान के कर्वेचर में जो सरफेस का ऊपर का कर्वेचर होता है, रिचिके में भी, लेकिन रिचिका जरा हमारी और डायमेंशन को इन्वॉल्व कर रहा है। मैं अभी सरफेस के ऊपर खड़ा हूं तो मैं रिमान की बात कर रहा हूं। रिमान के कर्वेचर में छोटी सी डेविएशन भी महसूस की जा सकती है, यानी दो एंगल, दो तीर के निशान को छोटा सा एंगल बना रहे हैं, 0.00 समथिंग का एंगल, वो भी शो होता है। इसलिए हमें पता चलता है कि कर्व्ड स्पेस किस तरह से मालूम की जा सकती है। अब देखिए कि व्हेन चेंज इन वेलोसिटीज इज जीरो, कौन कौन से मकामात हैं जब चेंज इन वेलोसिटीज जीरो होती है। अभी इस वक्त आप और मैं जहां बैठे हैं या हमारा पूरा कमरा रुका हुआ है, चेंज इन वेलोसिटीज जीरो। ये बंदा जो नीचे वाली तस्वीर में है ये कमरे में बैठा है, चेंज इन वेलोसिटीज जीरो। ये बंदा जो जहाज में बैठा है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये जब जग से पानी डालता है गिलास में तो सीधा गिलास में जाता है, इधर उधर नहीं गिरता। ये कांस्टेंट वेलोसिटी को मतलब रुके हुए फ्रेम में, इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो ये बंदा भी चेंज इन वेलोसिटी जीरो की कंडीशन में है, ये भी चेंज इन वेलोसिटी जीरो की। और ये जो जमीन पे जितने लोग हैं सब रह रहे हैं जमीन पे, जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, वो भी चेंज इन वेलोसिटी जीरो की पोजीशन में है। तो इंटरेस्टिंगली कोई भी ऑब्जेक्ट, गैलीलियो ने बता दिया था, इसमें न्यूटन और आइंस्टाइन का नहीं है, गैलीलियो ने बता दिया था कोई भी ऑब्जेक्ट कायनात का रुका हुआ नहीं है। जब कोई रुका हुआ नहीं है, हर चीज मोशन में है, तो इसका मतलब है हर चीज रिलेटिव है। आपकी मोशन, मेरी मोशन, इन दोनों को एक दूसरे के हिसाब से देखा जाएगा। एक गाड़ी उधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, वो 100 किलोमीटर में है, मैं 120 किलोमीटर में हूं, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ 220 किलोमीटर से जा रहे हैं। रिलेटिविटी, ये गैलीलियो की रिलेटिविटी है, इसको कहते हैं गैलीलियन रिलेटिविटी। एनीवेज, अब जो चेंज इन वेलोसिटी है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर टाइम इज इक्वल टू 0 फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन। ओके, नेक्स्ट, ये पर्सन जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट यानी जमीन के ऊपर होता है, जैसे हम हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी प्लैनेट अर्थ मूविंग है।
लेकिन इस पर्सन से अगर क्वेश्चन करें कि आप जो हैं मूव कर रहे हैं या रुके हुए हैं, टाइम ये तो बहुत लंबा है फिर। चलो जी, मैं अब एक बात कर लूं, फिलोसॉफिकल क्या बात है इसमें, फिलोसॉफिकल क्या बात है इसमें। टाइम आज तक हमारे जहन में था। 6 अप्रैल 1922 को आइंस्टाइन और हेनरी बर्गसान के दरमियान पेरिस में एक डिबेट हुई। हेनरी बर्गसान इतना वैल्यूएबल था, वो सीनियर था कि नोबेल प्राइज कमेटी ने सिर्फ उस डिबेट की वजह से, बल्कि उससे पहले 1911 में हेनरी बर्गसान ने आइंस्टाइन के टाइम पर इतराज करना शुरू कर दिया। तो वो इतना वैल्यूएबल था नोबेल प्राइज कमेटी के लिए बर्गसान कि उन्होंने आइंस्टाइन का जो नोबेल प्राइज था वो रिजेक्ट कर दिया रिलेटिविटी के लिए। तो फिर बहुत प्रेशर था कि ये इसको तो देना है, तो फिर उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दे दिया गया, जिसका आइंस्टाइन ने नोबेल प्राइज की स्पीच में गुस्सा किया और गुस्से का इजहार किया उस तकरीर में, और 1 मिनट भी बात नहीं की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जिसमें उसको मिला नोबेल प्राइज। सारी बात रिलेटिविटी पे की उसने। बर्गसान के साथ उसका जो मुनाजरा हुआ था वो इस बात पर था, जरा तवज्जो दीजिएगा, जो आइंस्टाइन का टाइम है वो रिपीटिशन ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स तो है, तवातर तो है हवादिस का, वाकयात का, लेकिन वो एक जैसे वाकयात का तवातर है। यानी आप जैसे घड़ी की सुई करती है टिक 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 टिक, वो टिक और ये टिक सिमिलर, अगर फर्क डालेंगे तो घड़ी घड़ी नहीं रहेगी। बर्गसान का जो टाइम है उसको कहते हैं तकलीफ के नौ का तवातर, हर अगला लम्हा नया हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, ऐसी घड़ी कैसी बनाई जाए जिसकी इस तरफ टिक हो तो जब इधर हो तो सुई जो है वो लाल हो जाए, फिर इधर टिक हो तो सुई जो है लंबी हो जाए, फिर इधर टिक हो तो सुई जो है शेर बन जाए, हर लम्हा टिक की, ऐसा कैसे पॉसिबल है। बर्गसान कहता था कि मैं ये समझता हूँ कि टाइम जो है वो तकनीक के नौ का तवातर इस तरह से है कि फ्रॉम द बिग बैंग पहली घड़ी की टिक हुई, हर वो चीज जो अगले लम्हे में नई पैदा हुई वो इस्तिदाम है, वो ड्यूरेशन है, वो इन बिटवीन है 2 इवेंट्स का, जैसे घड़ी की 2 टिक्स का होता है। और इंसानी शऊर तक, और फिर इंसानी शऊर से आगे इंसानी अखलाक तक टाइम, जमाना जो है वो क्रिएटिव है, जमाना जो है वो इसका नाम नहीं है रिपीटिशन का, जो आइंस्टाइन कह रहा है, वरना दुनिया मायूसी के गढ़ में गिर के खत्म हो जाएगी। जमाना नाम है, बाद में बर्गसान के जमाने को एक शेर में बड़ा खूबसूरत रोया है, मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवाले से पकड़े, ये वो कहता है। बर्गसान कहता है कि हर इवेंट को कहता है, हर इवेंट पिछले से नया है, ये मेरी घड़ी है। बर्गसान की घड़ी का 2 टिक्स एक जैसी नहीं होती। रसूलुल्लाह ने फरमाया है मोमिन के 2 लम्हे एक जैसे नहीं होते, 2 दिन एक जैसे नहीं गुजरते। तो बर्गसान की घड़ी के 2 टिक एक जैसे नहीं होते और आइंस्टाइन की घड़ी की टिक टिक एक जैसी होती। मैं जल्दी जल्दी अब सिर्फ क्लिक्स करता हूँ। अल्लाह हर लम्हे नई शान में है। और एक और आयत में है कि ला तब्दील लिसुन्नतिल्लाह, अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। इसको मैं अंग्रेजी में फिलॉसफी के लोग बैठे हुए डिडक्शन बनाता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ कि चेंज इज हैबिट ऑफ गॉड एंड गॉड डज नॉट चेंजेस हिज हैबिट। यानी कुल्ल यौमिन हुवा फी शान को और दूसरी आयत को जब मिलाता हूँ तो तब्दीली जो है वो अल्लाह की आदत है और अल्लाह अपनी आदत तब्दील नहीं करता। इसका मतलब ये हर लम्हे जो है वो इस दुनिया में नया कुछ होगा, होता रहेगा। मैं सिर्फ स्लाइड्स आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। मैथ के स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों जो है ना, ये इस ऑब्जर्वर की रूह से हैं और इसकी रूह से ये 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं है।